Then International Court of Justice. Its impetus is from the permanent PCI, the Permanent Court of Justice, PCJ था, हाई कन्वेंशन के थ्रू बना था, ये रहा ना PCIJ, ठीक है. उसके बाद वो ICJ में फिर कन्वर्ट हुआ, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं. इसके अलावा ओनली certain state parties can appear before the International Court of Justice, and all UN members are ipso facto parties of the ICJ statute. ipso facto का मतलब आप मुझे बताइए. अगर देखिए आप लोग ये पढ़ रहे हैं, ipso facto का मतलब नहीं पता, तो यू ऑल नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर सेल्फ. मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा. इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड गाइस, इट्स अ क्रूअल वर्ल्ड. It's important, it's immensely important to work hard, right? And I'm just trying to say that to all of you. Of course, those who want to, they'll eventually excel, right? ये छोटा सा भाषण था, sorry guys. Yes. Then structure क्या है? 15 जजेस होते हैं, ठीक है, appointed by simultaneous vote of GA and SC by simple majority each. 9 ईयर का टर्म रहता है, री इलेक्शन अलाउड भी होता है. यूपीएससी का PYQ है कि जनरली स्टेट्स आर रिलेक्टेंट टू रिजॉर्ट टू ICJ ड्यू टू पॉलिटिकल फैक्टर्स. येस, बिकॉज मैटर्स बिफोर ICJ आर यूजुअली इंटरवाइंड विद पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अगेन इज अ वेरी heavily changing arena in respect to the time which we have, right? It is not same every day, right? Especially post Trump, right? Sometimes they are also being considered by GA and SC under resolution 377. resolution 377 मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे, यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन था ये कि GA ले सकता है मैटर्स, सीधी बात. रिलेक्टेंस क्या क्या है? सॉवरेनिटी के कंसर्न्स रहते हैं, देन पब्लिक बैकलैश मिलता है, P5 की पावर्स का इंटरफेरेंस रहता है, कॉस्ट एंड टाइम बहुत लगती है, बहुत ही कम्बरसम प्रोसेस है, पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, कभी कभी इंटरनेशनलाइजिंग कर देते हैं डिस्प्यूट की, जो कुलभूषण जाधव का केस था फॉर एग्जांपल. ADR पे ज़्यादा प्रेफरेंस रहती है आजकल, ठीक है. PCA परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी आजकल बहुत यूज़ में है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक यू माइट एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन CLD इन कंटेम्प्रेरी लॉ डेवलपमेंट्स. निकारागुआ वर्सेस हॉन्डुरस. Political aspects may be present, but ICJ is only concerned with legal dispute insofar as it may be capable of being settled through the rules of international law. ठीक है. jurisdiction क्या है? देखिए यहाँ पे मैंने टेबल में आप सबको बता रखा है, बट इसके अलावा भी हमारे पास अलग अलग तरीके के jurisdictions हैं, ठीक है. स्पेशल एग्रीमेंट रहता है, एक कॉम्प्रोमिसरी क्लॉज भी है, एक ऑप्शनल क्लॉज भी है, एक फॉरम प्रोरोगेटम का क्लॉज भी है, ठीक है. मैं आपको ये चीज़ें समझाऊंगा पहले कि जुरिडिक्शन क्या है. 2 तरीके से ये फॉलो आउट करता है द जुरिडिक्शन ऑफ ICJ. वन इज़ कंटेंशियस जुरिडिक्शन एंड द अदर वन इज़ द एडवाइजरी जुरिडिक्शन. आर्टिकल 59 जजमेंट्स ऑफ ICJ हैव बाइंडिंग इफेक्ट ओनली बिटवीन parties in respect of a particular case. Article 60 judgments are final and without an appeal. राइट, कंप्लाइंस होना चाहिए इन चीज़ों का. डिस्पाइट प्रोसीजर्स मेंशन्ड अबव, द एनफोर्समेंट हैव बीन वेरी इनकंसिस्टेंट. टेम्पल्स ऑफ प्रिया विहर और द यूक्रेन रशिया केस और द निकारागुआ वर्सेस US केस. कंटेंशियस जुरिडिक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पेशल एग्रीमेंट एज वेल. राइट, देयर इज एन एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट एंड आफ्टर द डिस्प्यूट स्टेट्स कॉन्फर द डिस्प्यूट टू ICJ. मतलब इन अ कंटेंशियस डिस्प्यूट देयर इज एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग dispute under Article 36, then the states confer it to the ICJ. That is the whole point. The concept of competence come into play here. There are certain examples of the case. आपको जो याद रहे आप वो लिखिए. मैं ये नहीं कह सकता कि आपको सारे याद रखने हैं. अगर आप एक केस हर एक पॉइंट के बाद लिखेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे. दैट इज़ द होल पॉइंट. 3 मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको एक याद रहे. जुरिडिक्शन ऑफ ICJ इज़ बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ पार्टीज़. ऑलरेडी डिस्प्यूट है, अगर स्टेट्स कंसेंट करते हैं तो ICJ के पास चला जाएगा मैटर. दैट इज़ द होल पॉइंट. देन वी हैव द मोड्स ऑफ सबमिटिंग टू द कंटेंशियस जुरिडिक्शन. फर्स्ट इज द स्पेशल एग्रीमेंट. इट इज़ अ बायलैटरल एग्रीमेंट स्पेसिफिकली a grant jurisdiction to ICJ. Right, jurisdiction
jurisdictional provisions in treaties and conventions. Several instruments like UNCLOS, VCLT and Genocide Conventions etc. are there to recognize the jurisdiction of ICJ. Example, application of Genocide Convention case is also there. Optional clause क्या है? Compulsory jurisdiction के respect में है. Under Article 36(2), the parties can opt to accept compulsory jurisdiction of the ICJ in disputes with other parties on a reciprocal basis. ठीक है, पहले देखिए ऑप्शनल क्लॉज में ये है कि थ्रू अ डिक्लेरेशन एनी स्टेट कैन डिक्लेयर दैट I submit my jurisdiction to ICJ. That is the whole point. Right? Many options can be given in the declaration and it should be suo motu. That is the whole point. Portugal versus India case था. ICJ recognized that Portugal had accepted compulsory jurisdiction and India was bound to accept it on a reciprocal basis. एक ने कर लिया दूसरे को भी करना है. Reciprocal का मतलब ये हुआ. ठीक है. Enforcement and provisional measures भी हैं. Enforcement कहाँ है? 94(1) of UN Charter में लिखी गई है. Each member undertakes to comply with ICJ decisions in any case to which it is a party. Failure to obey violates Charter. Under Article 94(2), a party in the case can appeal to UNSC, which may recommend measures to be taken to give effect to the judgment. However, this does not work in P5 states. That is the whole point. There are certain provisional measures as well. ICJ can issue provisional measures, which is temporary injunctions, मतलब temporary तरीके से एक order निकाल सकते हैं, when necessary to preserve rights of parties and in respect to pending adjudication as well. Right? So that those are few things. Right? Fisheries का jurisdiction था, ठीक है, UK के interest, Gambia versus Myanmar, genocide against Rohingyas, South Africa was Israel की judgment थी. इट डिक्लेयर्ड प्रोविजनल मेजर्स बट अगेन बहुत ही सॉफ्ट लॉ क्रिएट हो जाता है ICJ के थ्रू. सॉफ्ट लॉ हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एट द एंड पार्टीज फॉलो कुछ नहीं करती हैं, मोस्टली तो नहीं करती हैं. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी हैं दोस्तों. एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में यही कहना चाहता है कि इट इज़ अंडर आर्टिकल 65 ऑफ द ICJ स्टैट्यूट. द कोर्ट मे गिव एडवाइजरी ओपिनियन, राइट, एंड इट प्रोवाइड्स द states and individuals have no locus to request advisory opinion, first of all, right, but the court can give it, and the question upon which advisory opinion is required shall be laid before the court by means of written request. किस चीज़ पे advisory jurisdiction होना चाहिए, उसकी written request होनी ज़रूरी है. That is the whole point. And under Article 96 of the UN Charter, GNSC are expressly authorized to seek opinions, whereas other UN organs and agencies may do so with the leave of GA and in respect of legal questions which arise within the scope of their activities. That is the whole point. Then there is one question: can ICJ decide on rights and obligations of third party states? It is a clear cut no, because it is a well established principle. Jurisdiction is limited to the parties that have accepted its jurisdiction over a dispute. And for example, A versus B is the case. Right? The case is A versus B. How can jurisdiction be surpassed to the state C? If that state C is not seeking any jurisdiction, no jurisdiction is ceded. Right? तो देखिए, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो C है वो नहीं होगा, वो अलाउड ही नहीं है. इट इज़ अ क्लियर कट नो. That is what the Kavi is trying to say here. Even in cases of obligation of erga omnes, the court would not interfere with the rights and obligation of the states. Erga omnes बताइए आप क्या है कमेंट में. मैंने बहुत पढ़ाया आपको ये भी, ठीक है. कुछ केसेस हैं. ईस्ट तिमोर केस कैन नॉट रूल ऑन लॉफुलनेस ऑफ द कंडक्ट ऑफ द थर्ड स्टेट even if it pertains to an erga omnes obligation, right? However, sometimes the court may take into account the rights and obligations of third parties. Sometimes, right? अगर या तो ग्रेव इंटरनेशनल इशू क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या जुरिस्डिक्शन सीक कर लिया है, ठीक है, या कस्टमरी ऑब्लिगेशंस है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर ऑब्लिगेशंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं तो थर्ड पार्टीज इंक्लूड हो सकती हैं, ठीक है. निकरागुआ वर्सेस यूएस का भी केस था. इट कंसिडर्ड द इंटरेस्ट ऑफ हॉन्डुरस व्हिच वाज बीइंग अफेक्टेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट, राइट. कभी कभी हो सकता है, लेकिन आइडियली इट इज़ अ क्लियर कट नो. दैट इज़ द होल पॉइंट,
Right, so this is it for this class. I hope you liked this. Don't forget to like, share and subscribe. Have a great day ahead, guys. Thank you.